क्लास 9th का टॉप 40 क्वेश्चन जो कि साइंस चैप्टर से रहने वाला है, हम उसे आज करने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता। तो क्या नहीं होता? ऋणात्मक। इस राशि होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसका आंसर होगा कि शून्य या शून्य नहीं भी हो सकता है। तो इसको पहले आपको समझा देता हूँ मैं। ये कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इधर से होते होते हुए और फिर जाके यहीं पे रुक गया। ठीक है, तो इसके द्वारा एक दूरी तो हुआ लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन हम लोग किसको कहते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति इस तरह कोई रास्ता से गया यहाँ तक, तो ये इसका दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या है कि दो पॉइंट के बीच और एंडिंग पॉइंट दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डायरेक्शन के साथ, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके हमारा भी यहाँ पर ऐसा केस बना है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या बोला है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका दूरी भी शून्य होगा। ठीक है, तो दूरी यहाँ पे कुछ ना कुछ है लेकिन विस्थापन शून्य है। और तीसरा हमारा है कि वेग का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? वेग, वेग का फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा। जैसे कि वेग होता है वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। इसका SI मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे वेग है इसलिए विस्थापन। यदि यहाँ रहेगा चाल, तो चाल में क्या होगा? दूरी बटा समय। तो इसका आंसर हमारा है मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया ये चीज़ आप समझो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स हम लोग निकालते हैं, जो बल निकालते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमारा कोई किलो है, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या आएगा? केजी में आएगा। और ये एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है, तो इसका क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना आता है। तो हमारा बल मान लेते हैं 1 न्यूटन आया, तो इसका क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 में देखते हैं कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि mv जो है ये बराबर होता है p। संवेग को हम लोग p बोलते हैं ना, तो p बराबर mv होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की जांच प्रयोगशाला में हो सकती है कि 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, निंजा टेक्निक। तो पृथ्वी पर कोई वस्तु का जो फोर्स है यानी कि बल बोलो या फिर भार बोलो, तो वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन में। अब देखो यहाँ पे हमारा यहाँ 70 kg दिया है। यदि वो पृथ्वी पर रहेगा तो उसका कितना भार होगा उस मनुष्य का? तो पृथ्वी का एक्सेलरेशन क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? ये जितना भी आप सॉल्व करोगे उतना हमारा भार आ गया पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जो भार है ना इस वस्तु कोई भी वस्तु का, वो चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? 70 गुना 9.8 बाय 6 से भाग दे देंगे। तो भाग दोगे इतना को गुना करके तो कितना आएगा? 114.3। यही आपका भार आएगा, यही इतना न्यूटन। ठीक, वाट निम्नांकित में से किसका मात्रक है? तो शक्ति का, यानी कि जो हम लोग पावर पढ़ते हैं ना, P, पावर इज इक्वल टू W/T। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नांकित में कौन सही है? तो इसमें देखना है कि कार्य का कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इसका सही है ये W बराबर Fs हम लोग लिखते हैं ना, कार्य का W बराबर बल का F और डिस्प्लेसमेंट के लिए S। तो W बराबर Fs और इसका यूनिट क्या होता है? वर्क का और एनर्जी का जूल होता है, यानी कि कार्य और ऊर्जा का जो होता है SI यूनिट, मतलब कि जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, जे से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर है कमानी में संचित ऊर्जा है। जो धनुष में हम लोग यदि कुछ
कोई बाण को तीर को लगा के खींच के रखते तो उसमें क्या कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है, इकट्ठा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और फिर जब हम लोग छोड़ते हैं तो वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा स्थितिज ऊर्जा। कमानी में स्थितिज ऊर्जा ही रहता है, ठीक है। तीर में आ जाता है गतिज ऊर्जा। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, तो आवर्तकाल क्या है इसका। तो ये आंसर तो ये दिया गया है, तो ये कैसे आएगा वो मैं पहले बता देता हूँ। तो जैसे कि आवृत्ति बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप साउंड चैप्टर में पढ़ोगे, ध्वनि चैप्टर में। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। आवृत्ति को ऐसे न्यू लिखा जाता है, न्यू = 1/t। तो हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो t निकालोगे, इसको पलट दोगे तो ये भी पलट जाएगा, 1/ν हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 1/ν, अब कितना हर्ट्ज है, तो 200 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है, जो कि एक उसके वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है। तो 1/200, इसको आप सॉल्व करोगे तो जैसे कि कितना आएगा, 0.005 सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा, ठीक। नंबर 12 में दिया गया है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो सबसे अधिक होता है गैस में। लोग जल को गर्म करते हैं तो उसका जो वाष्प बनता है, जो गैस बनता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें ऊर्जा होती है, ठीक है, इसलिए गैस में ज़्यादा ऊर्जा होती है। और भी बहुत सारे कारण हैं। 13 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो सब लोग जानते हैं सूती का कपड़ा जो होता है वही सबसे अच्छा होता है गर्मी के दिन में। सूती कपड़ा, वो भी सफ़ेद कलर का, ठीक है, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है, और वो काला कपड़ा जो होता है वो सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, इसलिए काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए गर्मी के दिनों में, नहीं तो और ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रसरण। एक होता है विसरण, एक होता है प्रसरण, यही दोनों के कारण चीज़ें फैलती है, ठीक है, चाहे गैस हो या फिर द्रव, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन विलयन है। तो लवण विलयन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से पदार्थ हैं। तो स्नेह, घृणा, गंध, ये सब थोड़ी है, तो क्या होगा, वायु होगा इसका आंसर, यही अपना पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले का जलना, कोई भी चीज़ जल रहा है यानी कि रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। लोहे का पिघलना, ये नहीं है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पिघले हुए लोहे को फिर से हम लोग लोहा बना सकते हैं, मतलब वैसे तो लोहा ही रहेगा, मतलब पिघले हुए से हम लोग फिर दूसरा चीज़ बना सकते हैं। लेकिन कोयला जब जल जाएगा तो उसके राख से फिर हम लोग कोयला नहीं बना सकते, ठीक है। वैसे ही जलवाष्प का संघनन है, यानी पानी का ही आदान प्रदान हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, ठीक है। ये गैस से जा रहा है, फिर लिक्विड में, फिर ठोस ऐसे जो जाएगा, ठीक है। जल का उबलना यानी कि फिर लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो गैस भी फिर लिक्विड में आ सकता है। लेकिन कोयले को जब जला दोगे तो वे जला हुआ राख 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान क्या होगा, आधा मोल में, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते कि 1 मोल में तो हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, तो हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, 16। तो 1 मोल का H2O जो रहेगा, 1 मोल का H2O क्या होता है, हाइड्रोजन 2 है, 2 एटम है, तो 2 गुना 1, परमाणु संख्या मतलब जितना भी यहाँ पे एटम है उसको गुना करना है द्रव्यमान से, ठीक है। तो 2 से 1 है तो 2 प्लस, अब 16, या ऑक्सीजन तो एक ही है तो 16 1 16 होगा, यानी कि 1 मोल में 18 ग्राम। तो आधा मोल में कितना होगा, तो 9 होगा, सीधी सी बात। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, तो डाल्टन। तो अगला क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Na2O, Na2O। अच्छा, ये Na2O आया कैसे, सोडियम का जो होता है वो वैलेंसी जैसे रहता है तो Na+ लिखाता है, ठीक है। इसका जो आप बनाओगे ना, ऐसे
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8, ऐसे कर करके 8 2 10 और फिर 1 11, तो लास्ट में एक ही बचता है, इसलिए 1+, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। ठीक है, आप और डिटेल में आपको बाद में बता देंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इसी तरह क्या होता है, -2 होता है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि ये अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा नहीं, लेगा ही। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग कंपाउंड बनाएंगे, कोई यौगिक बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, तो अपना वाला ये इसको दे देगा और ये अपना वाला इसको दे देगा। ठीक है, तो Na2 हो जाएगा और वो हो जाएगा। अब देखो, सोडियम के पास 1 था तो इसको दे दिया, तो इसके पास 1 हो गया, और ऑक्सीजन के पास 2 गो था तो 2 इसको दे दिया, तो Na2O हो गया। ठीक है, इसी तरीका का बहुत सारा होता है, जैसे कि Na2O हो गया, तो इसका आंसर अच्छा समझ में आ गया। अब देखो एक ठो और, जैसे Na+ और होता है Cl-, तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं, Na+ रहता है, Cl- रहता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, NaCl लिखते हैं ना, तो इसी तरीके वो बनता है। ठीक है, इसका और भी बहुत बड़ा बड़ा और कॉन्सेप्ट है, इतना इजी नहीं है। कि प्रोटॉन का आवेश होता है, तो प्रोटॉन का आवेश होता है +1 इकाई। इस नंबर क्वेश्चन में है कि जल का क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है, यानी कि जो कि पदार्थ होता है उसके अणुओं के बीच जो बल होता है प्रबल, यानी सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो होता है ठोस में। कभी नहीं गलती करना है, ठोस में। और सबसे कम किस में होता है, वो गैस में, क्योंकि इसके जो कण होते हैं अणुओं के, वो एक दूसरे से भागना चाहता है, लेकिन ठोस का जल्दी से भागना चाहेगा नहीं, वो एक जगह पे सब इकट्ठा होके रहता है। ठीक है, नंबर 24 में दिया है कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, इतना का बराबर होता है। तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 0.0 डिग्री सेल्सियस को लोग लिख देते हैं 200 की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, तो ये है 2 लाख गुना, 2 लाख x। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक हैं, तो पक्षमाभी एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, क्वार्क कैम्बियम का उदाहरण है, तो पार्श्व विभज्योतक क्वार्क कैम्बियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि एनिलेडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि किन मछलियों के गिलों पर ओपर्कुलम नहीं पाया जाता है, तो कार्टिलेज मछलियों पर। वर्गीकरण की इकाई क्या है, तो स्पेसीज, इसी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब है निद्रा रोग उत्पन्न करता है, ट्रिप्नोसोमा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है समुद्र तल के उठने से। कि निम्नांकित में कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है, तो कौन रोकता है, ओजोन, ओजोन परत, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी में ओजोन परत को, मतलब ओजोन का क्या फॉर्मूला था, O3। ठीक है, O2 ऑक्सीजन, यानी कि O3 ओजोन का। मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिकॉन है। कि दूध के उत्पादन में क्रांति, तो उसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। फ्लूक्लोरेलिन है, क्या है, एक खरपतवार नाशक। ठीक है, खरपतवार किसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ सब्जी लगाते हैं तो उसमें जो अवांछित जो पौधे उग जाते हैं ना खुद से, और पोषक तत्वों को लेने लगते हैं, और जो ज़रूरतमंद हम लोग फसल लगाते हैं उसको नहीं लेने देता है, तो उसी को बोलते हैं खरपतवार। कि शल्की या शल्काम्ब एपिथेलियम का प्रमुख कार्य है, तो क्या प्रमुख कार्य है, सुरक्षा। इनमें से किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो मगरमच्छ। सरीसृप मतलब रेंगने वाला जी। ठीक है, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई थी, तो हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन जी ने लाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है